दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 24 पेशकश मीरे कारवां। तो तुम सैयदपुर महज इसलिए जा रहे हो कि पाशा अंकल की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत कर सको, सदफ ने गंभीर आवाज में कहा। उसके बाद तुम अपना रास्ता अलग कर लोगे? हाँ, फिलहाल तो यही सोचा है, मैंने गोलमोल सा जवाब दिया। मैं उससे फासला रखकर इसकी हर किस्म की मदद करूंगा, उससे मेल मिलाप भी रखूंगा, लेकिन उसके यहाँ मुस्तकिल डेरा नहीं डालूंगा। बड़े पाशा की मौत तो एक बहाना ही बन गई है। दर हकीकत मैं वैसे भी आज जरूरी काम से सैयदपुर जाने वाला था। उस जरूरी काम के बारे में कुछ बताओगे मुझे? वो शिकायत अमीज लहजे में बोली। मैं साहिल के बारे में सदफ को कुछ बताने की गलती नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने टाल दिया। तुम तो मेरे साथ जा ही रही हो, कोई भी जरूरी और गैर जरूरी काम तुमसे पोशीदा नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से देख लेना। इस गाड़ी का क्या करोगे? उसने डैशबोर्ड पर हाथ मारकर सिटपटाते हुए लहजे में कहा। मैं टोयोटा करोला को फिलहाल फासलिया कॉलोनी वाली कोठी के कार पोर्च में खड़ा कर दूंगा। मैंने कहा वहां से हम टैक्सी में बैठकर नहर के किनारे तक पहुंच जाएंगे। बाद में सैयदपुर पहुंचने के बाद मैं पाशा को इस गाड़ी के बारे में बता दूंगा। तुम्हारी प्लानिंग इस कदर उलझी हुई है कि उसे समझने के लिए दिमाग के चूल्हे हिल गई हैं। वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोली। तुम जानो और तुम्हारे काम जाने, अब मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मैंने करोला को कोठी के सामने रोकते हुए कहा, ये तुम मेरे और अपने दोनों के हक में बहुत ही बेहतर करोगी। उसे मजीद कुछ न कहा। मैंने कोठी का गेट खोला और गाड़ी को उसके जायज मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सदफ ने पिछले चंद रोज में मुझे बहुत ही जिच किया था। वो वजी और वजदान के चक्कर को इतनी संजीदगी से लेकर मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं एक तरह की कोफ्त महसूस करने लगा था। अब उसे जिच देखकर मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। आइंदा 15 मिनट में मैंने कोठी के बाएं बाग में झांक कर देखा। झाड़ियों के पीछे तहखाने का रोशनदान अपनी जगह पर सही सालम हालत में मौजूद था। मैंने कोठी का एक चक्कर लगाया और सदफ के साथ बाहर निकल आया। शाहजमाल रोड पर आने के बाद हमें थोड़ी देर तक टैक्सी का इंतजार करना पड़ा। फिर हम अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। अरेबियन डिलाइट के सामने दीगर गाड़ियों के साथ ग्रे हाई रूफ मौजूद थी। हम एतमाद के साथ चलते हुए उसके पास पहुंचे। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग संभाल लिया। सदफ के लिए मैंने दूसरी जानब के दरवाजे का लॉक हटा दिया। वो भी गाड़ी के अंदर दाखिल होकर पैसेंजर सीट पर आ बैठी। अपने सफरी बैग को हमने अपनी नशिस्त पर डाल दिया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और घुमाकर उसे केनाल बैंक रोड की तरफ लाने का इरादा कर ही रहा था कि मुझे बड़ी शिद्दत से चौंक जाना पड़ा, और मेरे चौंकने का सबब एक सुर्ख लैंड क्रूजर थी। वो टोयोटा 4 व्हील ड्राइव जीप जिसकी पूरी बॉडी सुर्ख रंग की थी और छत सफेद थी। इतनी दूर से मैं उसके नंबर प्लेट ना पढ़ सका। वो जीप फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल को अबूर कर रही थी। मेरे देखते ही देखते उसने पुल अबूर किया और वहदत रोड पर मुड़ गई। मैंने एक लम्हे की ताहीर किए बगैर अपनी गाड़ी को उस सुर्ख लैंड क्रूजर के पीछे दौड़ा दिया। सदफ भी उस जीप को देख चुकी थी। सनसनीखेज लहजे में बोली, वजदान, तुमने मुझे जिस बहरूपी की कहानी सुनाई है, कहीं इस गाड़ी में वो तो नहीं? तुम्हारी इस्तरारी हालत भी इसकी निशानदेही कर रही है। 99% इम्कान तो इसी बात का है, मैंने हिजानी अंदाज में कहा। मैं जरा इसकी नंबर प्लेट देख लूं, फिर 100% बात कर सकूंगा। अगर ये वही बदमाश है तो आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। मैंने वहदत रोड पर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सुरख लैंड क्रूजर की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स की पुश मुझे दिखाई दे रही थी। वो शख्स सफेद सूट में मलबूस था। मैंने उसे वहदत रोड पर मुड़ता देखकर एक लम्हे के लिए सोचा था कि कहीं इस मक्कार का ताल्लुक मंशा से ना हो। मंशा की छोटी 2 मंजिला सफेद कोठी भी इसी इलाके में थी, लेकिन आप पारा मार्केट बहुत पीछे रह गई थी और सुरख लैंड क्रूजर सीधी आगे निकलती चली गई, तो मुझे अपनी सोच की नफी करना पड़ी। मैंने कोशिश करके गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जीप की नंबर प्लेट पढ़ ली थी और मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हो गई थी। वो नकली वजदान के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मज़कूरा सुरख जीप का नंबर 4737 ही था। मैंने सदफ को मुखातिब करते हुए कहा कि सदफ, ये वही बहरूपिया है जिसकी मुझे तलाश थी। सदफ ने पुरअज़म अंदाज में कहा, वजदान, तुम गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाओ और उसे घेरने के लिए रोकने की कोशिश करो। आज हम दोनों मिलकर इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसका सारा बहरूप नाक के रस से निकल जाएगा। ये मत भूलो कि यही हबीज तुम्हारी डार्लिंग का कातिल भी है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सदफ, मैंने सुर्ख स्टोन टायरों वाली उस सुर्ख जीप का ताक़ुब जारी रखते हुए कहा।
अगरचे इस बहरूपिये ने अपनी तहरीर के जरिए डार्लिंग की मौत को बड़े ही जानदार अंदाज में जायज साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक मैं इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाता किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। हम आगे पीछे वहदत रोड पर गाड़ियां दौड़ाते हुए बैंक स्टॉप, पायलट हाई स्कूल और मोड़ पंखे वाल से गुजरे, लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि मैं अपनी गाड़ी की जितनी रफ्तार बढ़ाता वो भी जवाब में जीप को उतना ही तेज कर देता, और इस दौरान में उसे एक मरतबा में मुड़कर अकब में देखने की जहमत गवारा न की। मैं वसौक से नहीं कह सकता था कि उसे अपने ताकुब का इल्म हो चुका है या नहीं, अलबत्ता हमारे दरमियान एक महसूस फासला बरकरार था। थोड़ा आगे जाकर बहरूपिये ने अपनी जीप स्कीम मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। मैंने भी वहदत रोड को छोड़ दिया। कुछ सफर तय करने के बाद हम मुल्तान रोड पर आ गए। मैं बावजूद कोशिश के भी दरमियान हाल फासले को कम नहीं कर पाया था। पता नहीं वो मनहूस किस तरह मेरे इरादे से वाकिफ हो जाता था और अपनी जीप की स्पीड भी बढ़ाकर मुझे परेशान कर रहा था। यूं महसूस होता था जैसे मैं नहीं बल्कि वो मेरा ताकुब कर रहा हो। चुबुर्जी पर पहुंचकर उसने जीप को बहावलपुर रोड पर मोड़ लिया। मैं इस रोड के दोनों इतराफ मियानी साहब कब्रिस्तान का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सड़क तंग होने के बायस बेपनाह रश रहता था, लिहाजा मुझे यहाँ पर फासला कम करने में थोड़ी कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन मजंग चुंगी पर आकर उसने फिर वो साबिक फासला बरकरार कर लिया। अब उसकी सुरह जीप फातिमा जना रोड पर दौड़ रही थी। हम प्लाजा सिनेमा के पास से गुजरकर एक मरतबा फिर रोड पर पहुंच गए और आगे पीछे बाएं जानब मुड़ गए। अब हमारा रुख रीगल सिनेमा की तरफ था। यहाँ एक ट्रैफिक सिग्नल ने हमारा दरमियानी फासला बढ़ा दिया और बहरूपिये को मेरी पहुंच से निकलने का मौका मिल गया। सदफ ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा, बेकार है वजदान, ये छिल्लावा है और तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। उसका ताकुब करने का कोई फायदा नहीं। तुम इतनी जल्दी हौसला हार गई। मैंने कहा, बड़ी बाजियां इतनी कम हिम्मती से तो नहीं जीती जा सकती। वो बली इंसान का मुकाबला इंसान से हो तो हिम्मत करे इंसान, तो जुर्रत दिखाने का मजा भी आता है। मगर मैं तो देख रही हूँ कि इस बहरूपिये में जन्नाती कुव्वत भरी है। ये शैतान की तरह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए हमें मुसलसल जुल दे रहा है और अब तो इस बंद सिग्नल ने से हमारी नजरों से ही ओझल कर दिया है। उसी वक्त सिग्नल खुल गया। मैंने एक झटके से अपनी हाई रूफ आगे बढ़ा दी। मेरी मुतलाशी नजर दूर दूर तक शाहराए कायदे आजम यानी माल रोड का जायजा ले रही थी। फिर वो सुर्ख जीप मुझे एक जानब खड़ी नजर आ गई। वो एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ी थी। उसकी पार्किंग में वो जीप थी। जीप के अंदर बहरूपिया मौजूद नहीं था। बेसाख्ता मेरी नजर डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिली दरवाजे की तरफ उठ गई। वो मेरे वजूद में सनसनाहट भर गया। वो मंजर, जाड़े की तरह सफेद सूट में मलबूस वो दराज कामन नकली वजदान दरवाजे से स्टोर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी पुश मेरी जानब थी, लेकिन मैं खुलिया शक्ल और उसके कदर कामत को देखकर सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान गया था कि वो हूबहू मेरी ही कॉपी था। मैं हाई रूफ को रोकने के बाद बाहर आ गया और सदफ के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सदफ ने कहा कि वजदान, स्टोर के अंदर उसे घेरना मुनासिब नहीं होगा। उसे सामना होते ही हंगामाराई हो सकती है और जो हमारी राख खोटी कर देगी। हम सैयदपुर जाने के लिए घर से निकले हैं, फिर क्या किया जाए? हमें इसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए, इसकी जीप के करीब रहकर। उसने कहा, वो पता नहीं कितनी देर अंदर लगा सकता है, लेकिन कभी न कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। मैंने कहा, तुम्हारी तजवीज है तो माकूल, लेकिन उस शैतान ने मुझे जितना परेशान किया है उसका तकाजा ये है कि मैं उसके ताक़ुब में अंदर जाऊं। वैसे मैं स्टोर के अंदर किसी किस्म की हंगामाराई नहीं करूंगा, सिर्फ नकली वजदान पर नजर रखूंगा। घेरेंगे उसे हम उसके बाहर निकलने के बाद ही। मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और फिर कहा, मेरा तो ख्याल है तुम हाई रूफ के अंदर जाकर बैठो, मैं स्टोर के अंदर जाता हूँ। अगर वो मेरी नजर से बचा कर बाहर भी आ गया तो तुम उसे छापने की कोशिश करना। फिर मैंने इस्तफसारिया नजर से उसे देखते हुए कहा, इस काम के लिए तुम्हें किसी किस्म का डर और खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? डर और खौफ? वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे जैसा मार्शल आर्टिस्ट और ची का माहिर मेरे साथ है तो कैसी परेशानी। तुम मुतमईन होकर जाओ, मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगी कि जिंदगी भर फिर उसे बहरूप भरने का ख्याल नहीं आएगा। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम्हारे अंदर हौसला और जुर्रत है और तुम हौसले और जुर्रत की बातें कर रही हो। मैंने कहा, वरना थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ही मायूस हो रही थी। वो बोली, इंसानी जज्बात और एहसासात मौका महल की मुनासबत से तब्दील होते रहते हैं। पहले वो हमारे काबू में नहीं आ रहा था, इसीलिए बददिली ने मुझे घेर लिया था, लेकिन अब तो हम जरा सी कोशिश करके उसे अपने दाम में ला सकते हैं। फिर वो जोशीले लहजे में बोली, और तुम यहाँ बातों में वक्त जाया ना करो। वो अगर इस स्टोर से निकलकर कहीं और चला गया तो मैं इंतजार में सूखती रहूंगी और तुम्हें भी हाथ सी दरबदरी होगी।
मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। ओके, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर स्टोर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो एक शोभा जाती डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसकी गालबन 2 से ज्यादा मंजिलें थी। मैं किसी उजलत या बदहवासी का मुजाहरा किए बगैर अपनी कॉपी को तलाश करने लगा। मेरे अंदाज से यही जाहिर होता था कि मैं शानदार शोकेसेस में सजे हुए आइटम्स को देख रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत में नकली वजदान को खोज रहा था जो एक तरफ झुककर और अपनी झलक दिखाकर ओझल हो गया था। इसी काविश के दौरान में मैं दाखिली दरवाजे पर भी नजर रखे हुए था कि कहीं वो बदबख्त निगाह बचाकर स्टोर से निकल ही न जाए। मैंने नहायत ही चाबकदस्ती से स्टोर की दोनों मंजिलें देख ली, लेकिन उसकी सूरत कहीं नजर न आई। पता नहीं वो कमबख्त कहाँ छुप कर बैठ गया था। उसी वक्त मेरे जहन में इस ख्याल ने भी सर उभारा कि कहीं वो कहीं और दरवाजे से बाहर न चला गया हो। ऐसा सोचते ही मैंने सिक्योरिटी के एक जवान से दरियाफ्त किया कि इस स्टोर में आमदोशुद का सिर्फ एक ही दरवाजा है या उसके अलावा भी है। उसने जवाब दिया, जनाब, स्टोर में आने जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। एक वो जो सामने की तरफ है, आप उसमें से दाखिल हुए थे। बाकी 2 दरवाजे पीछे की तरफ हैं। वो सिक्योरिटी वाला हासा मुस्तैद और अकाब नजर मालूम होता था। उसे मुझे स्टोर में दाखिल होते देख लिया था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने उससे पूछा, मैं दरअसल यहाँ किसी किस्म की खरीदारी के लिए नहीं आया। फिर उसने मुहतात नजर से मुझे देखा, जैसे उसे ख्याल हो कि अगर मैं खरीदारी के लिए नहीं आया तो फिर क्या चोरी या डकैती के लिए आया हूँ। मैंने इसकी उलझन को दूर करने की खातिर कहा, मैं एक दोस्त को इस स्टोर पर दाखिल होते देखा था और फिर इधर चला आया। उससे मिले काफी अरसा गुजर गया तो सिक्योरिटी गार्ड के इस्तफसार में तशवीश तर आई। मैंने कहा कि तुम मेरे इस दोस्त को कहीं देखा है? उसने बेदाग सफेद पतलून कोट पहन रखा है और उसकी आंखों पर स्याह चश्मा है। उसे जूते भी सफेद ही पहन रखे हैं। मैंने उसे ऊपर नीचे बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। सिक्योरिटी गार्ड ने शक्जदा अंदाज में मुझे सर तपा देखा और नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं सर, मैंने किसी ऐसे शख्स को यहाँ नहीं देखा। क्या तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ बालाई मंजिल तक महदूद है? उसने असबात में गर्दन हिला दी। मैंने सोचा मुमकिन है नकली वजदान इस मंजिल पर ही न आया हो और नीचे से ही कहीं गायब हो गया हो। मैंने फिलफौर नीचे का रुख किया। तेजी से जीने तय करते हुए दोबारा से जेरी मंजिल पर पहुंच गया। एक मरतबा फिर मैंने तनकीदी निगाह से हर जगह का जायजा लिया और कदरे मायूस होकर बैरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। 90% इम्कान इस बात का था कि वो बहरूपिया एक मरतबा फिर मुझे चक्कर देने में कामयाब रहा था। इस ख्याल से जरा सी तकवीयत मिली कि उसकी गाड़ी सदफ की निगरानी में थी। वो कहीं भी जाता अपनी सुरख लैंड क्रूजर ही में बैठ कर जाता और ऐसा करते वक्त वो फौरन सदफ की निगाह में आ जाता। उसके बाद यकीनी तौर पर एक तवील फाइट शुरू हो जाती। मैं बिजली की सूरत के साथ उस जदीद डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ गया और जैसे ही पार्किंग की जानिब कदम बढ़ाए एक झटके से रुक गया। मेरी निगाह ने वो मंजर देखा जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर कदम तैयार न था। पार्किंग में नकली वजदान की लैंड क्रूजर तो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन हमारी ग्रे हाई रूफ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने हाई रूफ को उसी लैंड क्रूजर के बिल्कुल पीछे पार्क किया था ताकि वो बहरूपिया किसी भी तौर बच निकलने में कामयाब ना हो सके, लेकिन हाई रूफ उसका दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। जब हमारी गाड़ी ही वहां मौजूद नहीं थी तो फिर सदफ की मौजूदगी क्या मायने रखती थी? मेरा जहन लाखों किस्म के खतरनाक अंदेशों में घिर गया। सदफ कहाँ गई? उसे ग्रे हाई रूफ को कहाँ पहुंचा दिया? मेरा इंतजार किए बगैर वो अचानक वहां से क्यों हटी, जबकि वो नकली वजदान के इस्तकबाल के लिए वहां इंतजार कर रही थी? कहीं उसे कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? आखिरी सवाल बहुत ही संगीन था। मैं तड़प कर रह गया। वैसे खुश उम्मीदी ये भी थी कि नकली वजदान की लैंड क्रूजर बदस्तूर पार्किंग में नजर आ रही थी, जिसका मतलब तो यही था कि वो मक्कार अभी वहां से रवाना नहीं हुआ। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल कर वो कहीं इधर उधर हो गया है। मैं बेचैनी से टहलते हुए पेशामदा सूरत हाल का जायजा लेने लगा। इस दौरान में मेरी सोच सिर्फ एक ही नुक्ते पर मरकूज थी, सदफ। सदफ कहाँ गायब होगी, और वो भी हाई रूफ समेत? मैं उसे तलाश करूंगी तो कहाँ? इसी सोच के दौरान में मेरे जहन में एक निहायत ही खतरनाक सवाल ने सर उभारा और मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो ख्याल बहुत ही संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि सदफ नकली वजदान के झांसे में आकर उसकी किसी साजिश का तो शिकार नहीं हो गई। ऐसा सोचते हुए खुद ब खुद मेरा ध्यान डार्लिंग की तरफ चला गया। गुज़श्ता शाम मेरी गैर मौजूदगी में वो अय्यार शख्स फरीद पाशा की कोठी पर पहुंचा था और वहां मेरा भरपूर किरदार अदा करके डार्लिंग को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा। कहीं नकली वजदान ने फिर वही चाल यहाँ भी तो नहीं चल दी और मेरी हैसियत में सदफ के पास आया हो और उसे अपने साथ लेकर ग्रे हाई रूफ में वहां से रवाना हो गया हो? नकली वजदान ने
मुगवी डार्लिंग के साथ जो सलूक किया था उसकी रोशनी में सदफ के बारे में भी सोचते हुए मेरा दिल हौलने लगा कि अनकरीब सदफ भी किसी बॉक्स में इससे आगे ना सोच सका। मेरे जहन ने फौरन इस वाहियात ख्याल की तरदीद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदफ को बेवकूफ बनाकर अपने साथ नहीं ले जा सकता वो। उसने जो महसूस लिबास पहन रखा था उसे देखकर सदफ समझ जाएगी कि वो मैं नहीं बल्कि वो मेरी नकल है। उसके साथ वो एक लम्हा भी फासला तय न करती। और डार्लिंग को धोखा देना कोई दूसरी बात थी। सदफ की जानिब से मेरा दिल कदरे मुतमईन हो गया, लेकिन गाड़ी समेत उस मंजर का सिर से ही वहां से गायब हो जाना मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर रहा था। मैं वो जगह छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं सकता था और ना ही वहां से मैं हट सकता था। हटता तो ऐन मुमकिन था कि वो सुर्ख लैंड क्रूजर को निकाल कर ले जाता। इसी जीप की मौजूदगी में इत्मीनान बख्श इम्कान इस बात का था कि वो वहां जरूर आएगा, जल्द या बदेर। मैं बेकरारी से टहलते हुए लैंड क्रूजर के पास आ गया और उसका जायजा लेने लगा। मैंने एक मरतबा फिर उसकी नंबर प्लेट को देखा कि कहीं मुझे धोखा तो ना हुआ। मैं गलती पर नहीं था, ये वही जीप थी जिसे शुएब गोरी के बंदों ने कराची में साउथ के करीब देखा था। 4737 नंबर वाली ये सुर्ख जीप कल रात मुझे भी नहर के किनारे खड़ी मिली थी और इसी मनहूस जीप ने शादमान कॉलोनी से नहर तक हमारा ताकुब भी किया था। इसी अंदाज में तेजी से सोचते हुए मेरा ध्यान गुज़श्ता रात के उस वाक़े की तरफ चला गया जब शाह जमाल रोड पर निसान पेट्रोल ने हमारा साथ छोड़ दिया था। बाद में तहसीन की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि जीप में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं हुई। इस जीप के खराब होने के हवाले से नकली वजदान ने अल्लाह दित्ता को चक्कर दिया था। जब वो डार्लिंग को अगवा करने फरीद पाशा की कोठी पर पहुंचा तो अल्लाह दित्ता के एक सवाल के जवाब में उसने बताया था कि निसान में अचानक कोई खराबी पैदा हो गई थी और वो उसे किसी गैराज में ठीक होने के लिए छोड़ आया है। निसान पेट्रोल की खराबी का ख्याल मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहा था। मुस्लिम टाउन से यहाँ तक मैं सुरख लैंड क्रूजर का ताकुब करते हुए जिन तजर्बात से गुजरा वो नकली वजदान को खासा पुरस्कार साबित कर रहे थे। मैं बावजूद इंतहाई कोशिश के भी उसे चेज नहीं कर पाया था। मैं हाई रूफ की जिस कदर स्पीड बढ़ाता वो खबीस भी अपनी रफ्तार को उतना ही तेज कर देता। हमारे दरमियान एक महसूस फासला बरकरार रहा। इसी दौरान में उस शख्स ने एक मर्तबा भी पलट कर नहीं देखा। हालांकि वहदत रोड से जब वो स्कीम रोड की तरफ बढ़ा था तो सड़क के उस टुकड़े पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था। ये मुमकिन नहीं था कि उसे अपने ताकुब का एहसास ना हो। इसकी बेपरवाही और एतमाद जाहिर करता था कि वह हर चीज से बाखबर है। ये बात उसकी पुरस्कारियत पर दलालत करती थी। मैं लामहला ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे पेश आने वाले पुरस्कार वाकयात का ताल्लुक भी कहीं नकली वजदान से तो नहीं है। उसी वक्त मैंने बेहतियार पलट कर देखा, किसी ने मुझे पुकारा था। मैंने वाज़ेह तौर पर अपना नाम सुना था, लेकिन जिस समझ से वो आवाज उभरी थी वहां कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई कि मेरी समात ने ये धोखा क्यों दिया। मैंने इस वाक़े को मौजूदा सूरत हाल की अफरा तफरी के खाते में डाल दिया। मेरा जहन इस वक्त सदफ के लिए हासा परेशान था। इस कैफियत में इंसान के हवास अक्सर धोखा देने लगते हैं। जब मजीद 5 मिनट तक सदफ और नकली वजदान के आसार नजर न आए तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और मुझे सैयदपुर जाना था और ये एक अजीब मुसीबत मेरे रास्ते की रुकावट बन गई थी। मैं उस लम्हे को कोसने लगा जब मैंने फिरोजपुर रोड पर सुर्ख लैंड क्रूजर को देखकर उसका ताकुब का फैसला किया था। इस मनहूस के सबब मेरी राह खोटी होती नजर आ रही थी। मैंने एक मरतबा फिर उस बहरूपिये को स्टोर के अंदर जाकर चेक करने के बारे में सोचा और खुद ब खुद मेरे कदम डिपार्टमेंटल स्टोर के दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ गए। मसला ये था कि मैं किसी से सदफ, हायरूफ या नकली वजदान के बारे में कुछ पूछ भी तो नहीं सकता था। मैं पूछता भी तो क्या पूछता, कोई मुझे कुछ बताता भी तो क्या बताता। एक मरतबा फिर मुझे नाकाम और नामुराद स्टोर से लौटना पड़ा। लेकिन जब मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो एक और हैरत मेरी मुंतजिर थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। पार्किंग में सुर्ख लैंड क्रूजर के अकब में ग्रे हायर रूफ अपनी जगह पर खड़ी थी और उसमें सदफ भी मौजूद थी। मैं तेजी से चलते हुए सदफ के पास पहुंचा और इस्तरारी लहजे में कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ चली गई थी? उसे हैरत भरी नजर से मुझे देखा। मैं तो तुम्हारे इंतजार में यहाँ सूख रही हूँ। तुमने स्टोर के अंदर इतनी देर क्यों लगा दी? इस बदमाश का कोई सुराग मिला? सदफ के पे दर पे सवालात ने मेरा दिमाग झंझना कर रख दिया। वो इस वक्त इंतहाई संजीदा और खौफजदा दिखाई देती थी, लेकिन वो जो कुछ बयान कर रही थी वो नाकाबिले यकीन था। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ये सपना देखा होता तो मुमकिन था मैं सदफ की बात का यकीन कर लेता। मैंने एक झटके से ड्राइविंग साइड वाला दरवाजा खोला, फिर हाई रूफ का स्टीयरिंग संभालते हुए सदफ से कहा, देखो सदफ,
मैं इस वक्त किसी तफरीह या मजाक में मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। तुम सच्ची सच्ची बताओ कहाँ गई थी? सदर से बात करने के दौरान में मैं वक्फे से सुर्ख लैंड क्रूजर को भी देख रहा था। वो मेरी संजीदगी को देखते हुए ठहरे हुए लहजे में बोली, वजदान, मैं एक लम्हे के लिए भी इस जगह से नहीं हटी। गाड़ी में बैठकर मैं तुम्हारा और नकली वजदान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले न तुम यहाँ थी और न ये हाई रूफ। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो वजदान? इस मर्तबा सदफ के लहजे में एहतजाज दराया था कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी। मैं? सदफ के लहजे की शिद्दत ने मुझे गड़बड़ा दिया था, ताहम मैं अपने तजर्बात की भी नफी नहीं कर सकता था। मैंने गंभीर आवाज में उससे कहा, सदफ, मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था और तुम्हें गाड़ी समेत गैर मौजूद पाकर मेरी जो हालत हुई होगी उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। मैं बखूबी अंदाजा लगा रही हूँ कि इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है। वो हफ्की अमेज लहजे में बोली, अगर ये कोई संजीदा मजाक है तो प्लीज इसे खत्म कर दो। मैं बहुत उलझन महसूस कर रही हूँ। मैं चल हमें उसे गहरी नजर से देखता रहा, फिर मुख्तसर अल्फाज में उसे थोड़ी देर पहले पेश आने वाले वाक़े और अपनी परेशानी के बारे में बता दिया। वो तवज्जो से पूरी बात सुनने के बाद बोली, वजदान, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो फिर मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे साथ कोई नफ्सियाती मसला है। इन वाकयात को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। एक चीज तुम देखते हो लेकिन वो मुझे नजर नहीं आती। एक मंजर तुम्हें दिखाई देता है मगर मैं इससे महरूम रहती हूँ। इसी तरह तुम जो आवाज सुनते हो वो मेरी समात तक रसाई हासिल नहीं करती। क्यों? उसने जरा सा तवक्कुफ करके सवालिया नजर से मुझे देखा। इस वक्त वो मुझे एक डॉक्टर नजर आती थी। क्या पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा है? नहीं, इस नौयत के ये इब्तदाई और अनोखे तजर्बात हैं। तुम्हें पहले ही फुर्सत में किसी माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए। उसने मशवरा दिया। मैं किसी और ही सोच में खो गया। मेरे अंदर से कोई आवाज उठी, वजदान, पुरस्रार मामलात और वाकयात का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। पुरस्रार वाकयात का ख्याल आते ही ध्यान नीलगिरी की तरफ चला गया। फिर उसकी सहर अंगेज जात से वाबस्ता खुशरुबा और मशहूर कुन यादें मुजस्सम होकर सामने आने लगी। मैं ख्यालात की जादू नगरी में जाने और कितनी देर भटकता कि सदफ की आवाज ने मेरी समात पर दस्तक दी। वो कह रही थी, वजदान के आज गाँव यहीं खड़े खड़े रह कर जाना है। मैं हाई रूफ में हाजिर हो गया और सुर्ख लैंड क्रूजर की जानिब इशारा करते हुए कहा, इसका ड्रॉप सीन नहीं देखोगी? अभी तो इसका टाइटल शुरू हुआ है। वो बोझल लहजे में बोली, अगर इस कहानी का एहतिताम तक हम गाड़ी में बैठे रहे तो सैयदपुर पहुंचने के इम्कानात माइनस में चले जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, आज जोहर और असर के दरमियान में बड़े पाशा साहब की तदफीन है। हमें इससे पहले सैयदपुर में होना चाहिए और इसके लिए हमें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। वो बोली, वजदान, मैं तो कहती हूँ गाड़ी को फौरन यहाँ से निकालो। अगर फिर कभी ये बहरूपिया हमारी राह में आए तो उससे बड़े तसल्ली बख्श तरीके से निपट लेंगे। सदफ की तजवीज माकूल और बरवक्त थी, लिहाजा मैं हाई रूफ स्टार्ट करके माल रोड पर ले आया। अगले कट से मैंने गाड़ी को मोड़ा और हमारा सफर शुरू हो गया। माल रोड का ये सफर नहर के करीब पहुंचकर केनाल बैंक रोड तक ले जाता और फिर उसके साथ साथ हमारा सफर जारी रहता और हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाते। मैं ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए हालिया हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाक़े के बारे में सोचने लगा। सदफ ने दावा किया था कि वो एक सेकंड के लिए भी वहां से इधर से उधर नहीं हुई थी। उसे मुझसे झूठ बोलने की कतन कोई जरूरत नहीं थी और मैं अपने तजर्बे को नहीं झुटला सकता था। मैं लगभग 8 मिनट परेशानी की हालत में टहलते हुए वहां गुजारे थे। ये वाकया मेरी याददाश्त में नक्श होकर रह गया था और अब भी तक मैं इस वाकये की कोई हतमी तोजी पेश नहीं कर सका था। चेयरिंग क्रॉस का सिग्नल क्रॉस किया तो सदफ मुझसे बोलते हुए बोली, वजदान, तुम्हें चुप क्यों लग गई है? क्या मेरी किसी बात का तुमने बुरा मनाया है? क्या तुमने कोई ऐसी बात की है? मैंने उल्टा उससे सवाल कर डाला। वो सोचते हुए बोली, अपनी दानास्त में तो नहीं की, तब मेरी दानास्त में भी नहीं की, फिर तुम खामोश क्यों हो? मैं बहरूपिये नकली वजदान के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने साफ गोई से काम लिया। वो पूछने लगी, क्यों इस फजूल के चक्कर में फंसकर अपनी सोचों को परागंदा करते हो? जो बात मुझे हजम ना हो मैं इसके बारे में उस वक्त तक सोचता और खोजता रहता हूँ जब तक उसकी तह में न पहुंच जाऊं। ये शख्स आसानी से जान नहीं छुड़ा सकेगा, न मेरी सोच से न मेरी नजर से। उसने इस्तफसार किया। फिर इस सिलसिले में कोई बात समझ में आई? हाँ, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो गया हूँ। मेरी कौन सी बात से? तुमने कहा था कि नकली वजदान इंसान नहीं शैतान है, बेपनाह चालाक और मक्कार है, उसके पास बहुत सी कुव्वतें हैं।
میں نے کہا میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہروپیہ وجدان واقعی کسی پراسرار قوت کا مالک ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ نظر بندی کا علم جانتا ہے۔ نظر بندی کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سن رکھا ہے، صدف نے سنسنیخیز لہجے میں کہا۔ وجدان تمہاری نقل سے واسطہ پڑا تو وہ بھی پراسرار اور بالکل باہنر نکل آیا۔ ہاؤ امیزنگ! میں نے کہا اس شخص سے نمٹنے میں بہت لطف آئے گا۔ صدف نے پوچھا کہ تم نے نظر بندی کا ذکر کیا ہے؟ اس حوالے سے بہروپیہ کا کون سا کمال تمہارے سامنے آیا ہے؟ یہی کیا کم ہے کہ میں نے اسٹور سے باہر آ کر دیکھا تو تم نظر نہ آئی اور نہ ہی ایک گرے ہائی روف۔ میں نے بتایا کہ میں تمہیں دروغگو نہیں سمجھتا۔ تمہارا کہنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم اس جگہ سے اور گاڑی اپنے موقع سے نہیں ہٹی۔ اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نقلی وجدان نے نظر بندی کے عمل سے مجھے وہ منظر دکھایا ہوگا۔ ایسے شخص سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تمہیں چھی کی قوت آزمانا ہوگی۔ وہ میرے دائرہ کار میں آئے تو، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ اسی وقت صدف نے سنسنیخیز انداز میں ایک جانب اشارہ کیا اور ہجانی لہجے میں بولی، وہ رہا۔ کیا رہا بھائی؟ میں نے اس کے اشارے پر دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا۔ صدف نے کہا جس شیطان کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ سرخ لینڈ کروزر میری نگاہ میں آ گئی۔ مذکورہ جیپ چڑیا گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہمیں ڈپارٹمنٹل سٹور سے روانہ ہوتے جتنا وقت ہوا تھا اس میں ممکن نہیں تھا کہ بہروپیہ چڑیا گھر تک پہنچ جاتا۔ مال روڈ لاہور کی سب سے زیادہ صاف ستھری اور سلجھی ہوئی سڑک ہے۔ ٹریفک قوانین کی سب سے کم بے قاعدگی اور خلاف ورزی یہاں نظر آتی ہے۔ دو طرفہ ٹریفک نہایتی طریقے سلیقے سے رواں دوا رہتا ہے اور وہ سرخ جیپ تو سامنے سے آ کر چڑیا گھر کی طرف مڑی تھی۔ گو نقلی وجدان پی سی کی طرف سے آ رہا تھا۔ ایک وہی بات سچ ہو سکتی تھی، یا تو وہ واقعی پراسرار اور ماورائی علوم کا ماہر تھا کہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا، یا پھر چڑیا گھر کے گیٹ سے داخل ہونے والی لینڈ کروزر میں کوئی اور تھا۔ میں سڑک کی دوسری طرف سے جیپ میں بیٹھے ہوئے شخص کی جھلک نہیں دیکھ پایا تھا۔ صدف نے کہا یہ واقعی کسی شیطان سے کم نہیں، اب بھی یاد کیا، ابھی حاضر۔ میں نے اگلے لمحے کٹ سے ہائی روف موڑا اور واپسی کی سڑک پر ڈال دیا۔ صدف نے تشویشناک انداز میں کہا، وجدان اس مردود پر لعنت بھیجو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں نقلی وجدان کے تعاقب میں چڑیا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں صرف اپنے تجسس اور شک کی تصدیق چاہتا ہوں۔ ہم نے سرخ جیپ کو دیکھا ہے، یہ بات یقینی نہیں کہ اس میں ہمارا مطلوبہ بندہ ہی موجود ہو، وہ کوئی اور جیپ بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نمبر پلیٹ دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوں گا، اور اب اس لینڈ کروزر کا نمبر 4737 ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے چڑیا گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں تمہارے فطری تجسس سے انکار نہیں کرتی، وہ معتدل انداز میں بولی۔ میں خود بھی بہت متجسس واقع ہوئی ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا وجدان، کہیں ہم اس بہروپیے کے چکر میں الجھ کر بڑے پاشا کے جنازے میں شرکت سے نہ رہ جائیں۔ میں نے کہا کہ اللہ دیتا نے مجھے بتایا تھا کہ لاہور سے سید پور 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ نہیں۔ اس وقت 9 بجے ہیں، اگر ہم 12 بجے بھی لاہور سے نکلیں تو بآسانی وقت پر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ مزید کمی بیشی میں ہم تیز رفتار ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ میں نے ذرا رکنے کے بعد اضافہ کیا، ہمارے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، اس عرصے میں ہم نقلی وجدان پر اچھی خاصی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں امید وہ ہمارے ہاتھ آ سکے، صدف نے کہا۔ اگر وہ واقعی نظر بندی کا علم جانتا ہے تو اس مرتبہ بھی پھر وہی ہوگا جو تھوڑی دیر پہلے ڈپارٹمنٹل سٹور پر تمہارے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ نظر بندی کا علم بہت ہی کرشمے دکھاتا ہے۔ میں نے کہا بندش کسی بھی قسم کی ہو، اس کا توڑ بھی موجود ہوتا ہے۔ میری اس دلیل کے بعد صدف نے کچھ نہ کہا اور ہم چڑیا گھر میں داخل ہو گئے۔ لینڈ کروزر کی نمبر پلیٹ کا جائزہ لیا گیا تو وہ اسی بہروپیے کی جیپ ہی ثابت ہوئی۔ اس انکشاف نے میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ چند لمحہ بعد ہم 2 ٹکٹ خرید کر چڑیا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ صدف نے باہر رک کر بہروپیے کا انتظار کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک تجربے میں ناکامی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ہم 15-20 منٹ تک مختلف جانوروں کے پنجروں کے پاس چکراتے رہے، لیکن وہ بندہ پراسرار کی جھلک تک بھی دکھائی نہ دی۔ میں وہاں سے واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ اچانک مجھے نظر آیا۔ وہ ایک بچے کی انگلی تھامے اسے شیر ببر دکھا رہا تھا۔ صدف کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، یہ اس کے ساتھ بچہ کیسا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہ اکیلا تھا۔ میں نے کہا میں خود حیران ہوں، میڈیکل سائنس نے ابھی اتنی زیادہ ترقی بھی نہیں کی۔ صدف میڈیکل فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور میری بات کو بڑی وضاحت سے سمجھتے ہوئے بولی، ہاں ہے تو یہ بھی ناممکنات میں سے ہی، چلو اسی سے جا کر پوچھتے ہیں۔ میں نے اس بہروپیے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہم اس وقت پلے لینڈ کے پاس کھڑے تھے، یہاں سے
शेर बब्बर के पिंजरे का फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन शायद उसने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो पिंजरे से हट गया और बच्चे की उंगली थामे एक ढलवानी रास्ते से नीचे उतरने लगा। मैंने सदफ के साथ आगे की तरफ पेशकदमी की और तेजी से कहा, अजीब बात है, आमतौर पर ऐसे मौके पर बच्चे बड़ों की उंगली थामते हैं। इस बहरूपिये ने अगर कोई बच्चा पाया भी है तो उसकी उंगली पकड़े घूम रहा है। सदफ ने गहरी संजीदगी से कहा, इन अजीबोगरीब बातों को तो एक तरफ रखो, मैं तो किसी और ही नुक्ते पर गौर कर रही हूँ। वो कौन सा नुक्ता है? मैंने पूछा। अब तक हमने इसकी सूरत नहीं देखी, सदफ ने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा। सिर्फ पुश्त ही से हमारे सामने आई है। ये भी तो मुमकिन है कि वो नकली वजदान की बजाय कोई और शख्स हो। सदफ की बात में वजन तो था। वाकई मुस्लिम टाउन वाले पुल से लेकर अब तक हम उसकी पुष्ट ही देखते आए थे, मगर मैं महसूस जीप और ड्रेसिंग की बिना पर यकीन से कह सकता था कि बिल्कुल वही शख्स है जो कल रात नहर के किनारे मेरे सामने आया था। वहां मैंने इसकी शक्ल सूरत देखी थी, वो हूबहू मैं ही था। हम दोनों के कद काट, नक्शो निगार और हदोहाल में कोई फर्क नहीं था। फिर उसकी पुरस्कारियत भी उसे नकली वजदान साबित कर रही थी। मैंने कहा, उस वक्त हम उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, तुम उसकी शक्ल बआसानी देख सकोगी। जब तक हम मसनूई डॉल्फिन वाले पिंजरे के पास से हटकर उस डलवानी रास्ते की जानिब बढ़े, बहरूपिया मेरी निगाह से ओझल हो गया। हम तकरीबन दौड़ते हुए डलवान पर चढ़ने लगे। उस रास्ते के एहतमाम पर मालूम हुआ कि उस तरफ मुख्तलिफ रंग और नस्ल के टाइगर्स के पिंजरे हैं। एक कितार में 5-6 पिंजरे बने हुए थे, जिनमें खुशनुमा जिल्द वाले और ताकत के मालिक शेर, चीते बंद थे। चिड़ियाघर के उस हिस्से में बहुत सारे लोगों का रश था, मर्दों और औरतें का, और हर उम्र के बच्चे बड़ी ही तादाद में वहां मौजूद थे। मैं मुतलाशी नजर से बहरूपिये को ढूंढने लगा। सदफ का हाल भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो हमें कहीं नजर न आया। अजीब मुसीबत है ये शख्स भी। सदफ की झंझलाई हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मैं खुद भी हैरान हूँ कि वो कहाँ चला गया है। वहां मौजूद अफराद में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने सरासर सफेद लिबास पहन रखा हो। हम तेज कदमों से चलते हुए उस हिस्से के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। आगे रास्ता बंद था। इस रास्ते को चिड़ियाघर की इंतजामिया ने आर्जी तौर पर बंद कर रखा था। वहां कोई तामीरी काम हो रहा था। शेरों वाला आखिरी पिंजरा भी खाली था। एक छोटे से बोर्ड पर वार्निंग नुमा हदायत भी दर्ज थी कि कोई भी शख्स इस तरफ आने की कोशिश न करे, वरना अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा वजदान। सदफ ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, कहीं उधर तो नहीं कूद गया? उसका इशारा उस खतरनाक हिस्से की जानिब था जिधर जाने से अवाम नास को मना किया गया था। मैंने कहा, बज़ाहिर तो यही लगता है, वरना अगर वो यहाँ होता तो हमसे पोशीदा नहीं रह सकता था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने ममनुआ हिस्से की दूसरी तरफ देखते हुए कहा, चलो वापसी के रास्ते से उधर जाते हैं। उसने तायदी अंदाज में सर हिला दिया और हम वापसी के लिए पलट गए। उस वक्त हम दोनों को एक साथ हैरत का शदीद झटका लगा। वो कमीना शख्स ढलवानी रास्ता उतरकर उस हिस्से से निकल रहा था। मैंने सदफ से कहा, भागो वरना वो निकल जाएगा। हमने दौड़ने वाले अंदाज में कदम उठाए ही थे कि अकब में आवाजें उभरी, पकड़ो, जाने न पाए, दौड़ो, वो निकल रहे हैं। फिर इससे पहले कि हम रुक कर सूरत हाल का जायजा लेते, हमें दर्जन भर अफराद ने घेरे में ले लिया। सदफ को तो किसी ने छूने या पकड़ने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता मुझे बाजुओं से थाम लिया गया। मैंने गुस्से से झटक कर अपने बाजू छुड़ाया और सख्त लहजे में कही, क्या बदतमीजी है? मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह न पकड़े तो फिर किस तरह पकड़े? एक नौजवान ने जोशीले लहजे में कहा, तुमने हमारा नहीं बल्कि इस औरत को छुड़ाया है। बात खत्म करते ही उसने खुश लिबास हाथों की जानिब इशारा कर दिया। उस वक्त इंकशाफ हुआ कि जब मुझे एक जेब कतरे की हैसियत से दबोचने की कोशिश की गई थी। मज़कूरा औरत का दावा था कि मैंने उसके परस पर हाथ डाला था। मैंने बरहमी से कहा, क्या आपने मुझे अपने परस में हाथ डालते देखा था? हाँ, देखा था। वो डटाई से बोली, तुमने मेरे परस में से छोटा बटवा उड़ाया है। ये देखो, परस की जिप खुली हुई है। फिर उसने अपना खुला हुआ पर्स दिखाया। उस वक्त तक चिड़ियाघर के सिक्योरिटी स्टाफ के 2 अफराद भी उस हंगामा आराई की बू सूंघकर हमारे नजदीक आ गए। वो दोनों बड़ी ही होनहार निगाहों से मुझे देख रहे थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।